Hello students, welcome back. This is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of accounts, class 12 English medium, and this is the chapter number 7, dissolution of partnership firm. In the first video of this lecture, we have understood the meaning of dissolution of firm and the meaning of dissolution of partnership. मीन्स पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन किसको बोलते हैं और पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन किसको बोला जाता है, इसका मीनिंग हमने लास्ट वीडियो में समझा था और अब जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर एट डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। मीन्स पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन दोनों को आज हम डिफरेंशिएट करेंगे कि दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है। पॉइंट वाइज देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। और इसमें एक लाइन दी हुई है जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया था। टोटली थियोरिकल चैप्टर है, 8 मार्क्स का चैप्टर है, 1 MCQ, 1 लाइनर, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, 1 + 1 + 3 + 3 = 8 मार्क्स। मीन्स दिस चैप्टर कैरी 8 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। यहाँ क्या लिखा है? पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। क्लियर है, ये तो आपको पता ही है। वाइल फर्म इज़ अ ग्रुप नेम ऑफ ऑल पार्टनर्स। पार्टनरशिप जो एक रिलेशन है पार्टनर्स के बीच का, और फर्म जो है ग्रुप नेम दिया पार्टनर्स का। अगर बहुत सारे पार्टनर्स हो जाते हैं तो उस पार्टनर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हम फर्म बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। डिफ्रेंशिएट करने में देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स इसमें आते हैं। ये सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। पहले तो मीनिंग जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसको नीचे करके। हाँ, अब ये आ जा तू। हाँ, मीनिंग तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रीऑर्गेनाइजेशन, इसकी जगह मैंने आपको बताया था रिकंस्ट्रक्शन। क्या बताया था? रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कब होता है? जब फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है। मीन्स न्यू पार्टनर की एंट्री हो, किसी ओल्ड पार्टनर का रिटायरमेंट हो, किसी पार्टनर की सडन और अनएक्सपेक्टेड वे में अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो ऐसे सडन केसेस में द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स चेंजेस। जो उनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होता है, और जिसकी वजह से पार्टनरशिप जो है रिकंस्ट्रक्ट होती है। तो रिकंस्ट्रक्ट या रीऑर्गेनाइज करना पार्टनरशिप को, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। परमानेंट एंड ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या बोला है? परमानेंट एंड ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मीन्स किसी भी बिजनेस को परमानेंटली शट डाउन, क्लोज डाउन कर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सेकेंड है एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म। द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म रिमेन्स कंटिन्यूस। अगर पार्टनरशिप में चेंजेस आते हैं तो पार्टनरशिप रहेगी, लेकिन उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। मीन्स न्यू पार्टनरशिप जो है एग्जिस्टेंस में आएगी, तो एग्जिस्टेंस तो उसका रहेगा। देयर इज़ एंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म। अगर हम फर्म को, बिजनेस को ही बंद कर दें, फर्म को, बिजनेस को बंद कर दें, तो क्या हो जाएगा? उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिमेन्स कंटिन्यूस। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप जो है चेंज होती है, उसका न्यू एग्जिस्टेंस आता है, बराबर, उसमें न्यू टाइप के चेंजेस होते हैं, रीऑर्गेनाइज होता है वो। तो बुक्स तो कंटिन्यूस रहेगी, उसमें अकाउंटिंग करना कंटिन्यू रहेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड। बिजनेस को शट डाउन कर दोगे तो किस चीज़ का अकाउंटिंग बाद में रखोगे? तो ऑल द बुक्स आर क्लोज्ड। Settlement of accounts. No accounts are settled, but profit or loss arise due to revaluation is credited or debited
रिस्पेक्टिवली टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जनरली अकाउंट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स आर सेटल्ड। देखो रिकंस्ट्रक्शन होता है, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो उस चैप्टर में हमने रीवैल्यूएशन की कितनी सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स देखी थी। तो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट या रीवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज करते हैं तो या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। जो भी होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, लॉस होगा तो डेबिट हो जाएगा। अकाउंट्स आर सेटल्ड थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट, डिस्पोजल ऑफ असेट इज डन, liabilities are paid, surplus amount is paid to the partners for their final settlement। अब बिजनेस को क्लोज डाउन कर रहे हो तो सबसे पहला काम क्या होगा, जितनी भी एसेट प्रॉपर्टी है उनको सेल कर दो, उनसे आया हुआ जितना भी पैसा है, उनसे लायबिलिटीज़ जितना भी आपका देवा है, दायित्व है, उसको आप पेमेंट कर दो। अगर फिर भी सरप्लस रहता है, अमाउंट बच जाती है, तो दैट अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। चलिए आगे देखते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, इट इज़ वॉलेंट्री डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नो नीड ऑफ कोर्ट्स इंटरफेरेंस। पार्टनरशिप में चेंजेस पार्टनर्स की इच्छा से हो रहे हैं, उनकी कंसेंट से हो रहे हैं, तो इसमें कोर्ट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट रखना या इंटरफेरेंस होना ज़रूरी नहीं है। वेन एवर रिक्वायर्ड कोर्ट इंटरफेयर्स, अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, दे आर नॉट एग्री एट वन पॉइंट, जिसकी वजह से उनमें डिस्प्यूट हो रहा है, तो कोर्ट जो है इंटरफेरेंस इसमें करेगा, कंफर्म है। इफेक्ट, देयर मे नॉट बी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, उसकी वजह से फर्म के डिसोल्यूशन पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, फर्म वैसे के वैसे ही कंटिन्यू रहती है, बराबर। देयर इज़ ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज़ डिसोल्ड। अगर बिजनेस ही क्लोज कर दोगे, फर्म को ही बंद कर दोगे, तो पार्टनरशिप रहेगी नहीं रहेगी, बिजनेस ही नहीं रहा तो पार्टनरशिप कहाँ से रहेगी, बराबर। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से क्लियर कर लेना है इसको। लास्ट ईयर बोर्ड की एग्ज़ाम में इसका डिफरेंस पूछा गया था, अगर भरोसा नहीं होता है तो बोर्ड का पेपर चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फिर से आया, देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। In this chapter, we will undertake study of important aspects of the dissolution of a partnership firm. Subsequently, we will undertake study of accounting treatments for the dissolution of a firm. इसका मीनिंग नहीं है, अगर आप डिसोल्यूशन करते हो या पार्टनरशिप फर्म को शट डाउन या क्लोज डाउन करते हो, तो उसके लिए भी नेसेसरी अकाउंटिंग इफेक्ट्स है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स है, वो आपको करनी पड़ेगी। बोले सर ऐसे तो क्या होती होगी, तो अभी बोला था ना कि जितनी भी असेट या प्रॉपर्टीज है सबको सेल करना पड़ेगा, लायबिलिटीज़ को पे करना पड़ेगा, सरप्लस अमाउंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये सारी प्रोसेस अगर करनी है तो बिज़नेस के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, सेटल। और बिज़नेस अकाउंट को अगर सेटल करना है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स या अकाउंटिंग एंट्रीज भी आपको देनी पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से है। तो नंबर 1 ए में आता है मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म का डिसोल्यूशन किस तरीके से होता है, हाउ मैनी मेथड्स आर देयर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लीगल अदर प्रोविजंस फॉर अकाउंटिंग सेटलमेंट फॉर डिसोल्यूशन। लीगल कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो सेटलमेंट के लिए किए जाते हैं। प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन अगर फर्म का करना है तो उसकी क्या प्रोसेस होनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, पूरी जो प्रोसेस है इन ऑर्डर किस तरीके से होनी चाहिए डिसोल्यूशन की, वो आपको इस चैप्टर में देखनी है। तो सबसे पहले तो बोला था मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो फर्म का डिसोल्यूशन कौन से टाइप से हो सकता है, तो वहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसमें देर आर 2 मेथड्स। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 देर आर 2 मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन करना हो तो कितनी मेथड है, 2 मेथड है, देर आर 2 मेथड्स। नॉर्मल डिसोल्यूशन, नॉर्मल बोले तो
डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, कोर्ट का कोई भी टाइप का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, दैट इज़ नॉर्मल डिसोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। अब कौन से सरकमटेंसेस में नॉर्मल होता है, कौन से सरकमटेंसेस में कोर्ट का इंटरफेरेंस रहता है, वो हम देखते हैं। देयर आर टू मेथड्स फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन की कितनी मेथड है, दो मेथड है, टू मेथड्स। तो फर्स्ट वाली हम देखते हैं नॉर्मल डिसोल्यूशन। नॉर्मल मतलब उसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, इसलिए नॉर्मल बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मल डिसोल्यूशन कब कब हो सकता है। थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व्ड विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। तो चलिए देखते हैं कौन सी मेथड्स है। नंबर 1, बाय एग्रीमेंट। When all partners agree to dissolve the firm, partnership firm can be dissolved at any point of time. It is voluntary dissolution. ये आपको वन लाइनर में पूछा जा सकता है। What is voluntary dissolution? What do you mean by voluntary dissolution? बराबर, define what voluntary dissolution. तो व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, सारे पार्टनर्स जो है एग्री है कि भाई बहुत पैसा कमा लिया, अब हमको बिज़नेस को आगे कैरी ऑन नहीं करना है, आराम से बैठकर लाइफ को एंजॉय करना है। तो सारे पार्टनर्स अगर एग्री करते हैं टू शट डाउन द बिज़नेस और क्लोज डाउन द बिज़नेस, तो आप उसको डिसॉल्व कर सकते हो। डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म ऑटोमेटिकली हो सकता है इफ़ ऑल द पार्टनर्स आर एग्री टू क्लोज डाउन द फर्म। सेकेंड नंबर पे है डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट। अब कुछ पार्टनरशिप फर्म्स जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है। लाइक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स के बीच में पहले से डिसाइड करके रखा हो कि भाई ये वाला बिज़नेस हम 5 साल तक करेंगे, 10 साल तक करेंगे, 2 साल तक करेंगे, 1 साल तक करेंगे, अगर उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट हो, बराबर, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर बिज़नेस स्टार्ट किया हो, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट का टाइमिंग ड्यूरेशन पूरा होगा वैसे ही द फर्म गेट्स डिसॉल्व इटसेल्फ, वो अपने आप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा इफ़ देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स। थर्ड नंबर है डिसोल्यूशन एज पर एक्ट। अभी तक तो ठीक था, पहले तो सारे पार्टनर्स मिलके डिसॉल्व करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट भी है तब तक ठीक है। अब एक्ट मतलब लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा कैसे इसका डिसोल्यूशन पॉसिबल है, तो देख लेते हैं। देयर आर टू सर्कमटेंसेस। फर्स्ट वन, व्हेन ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट और एक्सेप्ट वन, ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट। सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब मैंने आपको चैप्टर नंबर 11th में चैप्टर नंबर 1 में आपने देखा होगा, और ये टर्मिनोलॉजी इसमें भी आता था। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है द पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू पे हिज ड्यूज ऑन टाइम। अगर सारे के सारे पार्टनर्स अपनी जो लाइबिलिटीज़ है पे करने में अनएबल है, वो पे नहीं कर सकते हैं और कोर्ट ने उनको इंसॉल्वेंट, बराबर, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया हो, तो सारे के सारे पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, अपने आप क्लोज हो जाता है बिजनेस। व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इलीगल, दिस ऑल्सो ब्रिंग्स डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बिजनेस करते करते सारे पार्टनर्स ने कुछ दूसरा चालू कर दिया हो विच इज़ इलीगल बाय लॉ, लॉ के नज़रिए से, विद द व्यू पॉइंट ऑफ लॉ, वो बिज़नेस जो इलीगल है, इलीगल होगा तो कोर्ट क्या करेगा, नोटिस देकर उसको बंद कर देगा, शट डाउन कर देगा, बराबर। तो दिस वाज द थर्ड वन। लेट्स सी द फोर्थ वन। फोर्थ वन, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग्स ऑफ सर्टन कॉन्टीजेंसीज। मतलब सर्टन कॉन्टीजेंसीज अगर क्लियर हो जाती है, जैसे इफ़ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा ही होता है, वैसे इसमें भी ऐसे ही होगा कि एक टाइम पीरियड, जैसे 5 years का पार्टनरशिप था, अगर आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इफ़ कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट स्पेसिफिक एम बाय द कंप्लीशन देयर ऑफ। मान लो कि अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बराबर, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग,
बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम है और सब लोग मिलके पार्टनरशिप में इसको कर रहे हो, तो जैसे ही वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही वो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो पार्टनर्स अगर व्हेन ऑल द पार्टनर्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दैट कैन बी कॉल्ड ऑल्सो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। क्लियर है? तो चलिए 5th नंबर पे देखते हैं, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। नोटिस की कब ज़रूरत पड़ेगी? व्हेन द पार्टनरशिप इज़ एट, चलिए इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। आई एम जूमिंग इट आउट, नाउ यू कैन सी क्लियरली। व्हेन द पार्टनर्स इज एट विल, द फर्म may be dissolved by any partners giving notice in writing to all the other partners for his intention to dissolve the firm. The firm is dissolved as from the date mentioned in the notice as the date of dissolution, if no date is no so mentioned, as from the date of the service of the notice. अगर किसी पार्टनर ने नोटिस दी है कि भाई हमको अब आगे बिजनेस कैरी ऑन नहीं करना है विथ सम रीजंस, अगर कुछ कारणों की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से किसी पार्टनर को बिजनेस को आगे कैरी ऑन नहीं करना है, तो ही और सी कैन गिव द नोटिस टू डिसॉल्व द फर्म। फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, फर्म को शट डाउन करने के लिए नोटिस दे सकता है। और जब से वो नोटिस सब पार्टनर्स को मिलेगी तब से ये क्या हो जाएगा, बिजनेस जो है शट डाउन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए फर्स्ट मेथड थी, अब देखते हैं हम सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या क्या था? बाय एग्रीमेंट। क्या क्या था? बाय एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट, डिसोल्यूशन एज पर एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ हैपनिंग्स ऑफ सर्टन कॉन्टिजेंसीज और डिसोल्यूशन बाय नोटिस। एक बार फिर से बता दूं, बाय एग्रीमेंट अगर सारे पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करें कि हमको धंधा नहीं करना है तो शट डाउन हो जाएगा। डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अगर सबके बीच में है तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा वैसे ही बिजनेस शट डाउन हो जाएगा। डिसोल्यूशन एज पर एक्ट, अगर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, दे आर नॉट रेडी टू पे द ड्यूज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ड्यूज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का ड्यू जो है, देवा है, दायित्व, उसको पेमेंट करने में रेडी नहीं, उनके पास पैसा वैसा सब खत्म हो गया हो, तो सारे पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाएगा। व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इलीगल, अगर इलीगल बिजनेस होगा तो वैसे भी वो उसका डिसोल्यूशन पॉसिबल है। फिर 4th नंबर पे क्या देखा था? ड्यूरेशन ऑन हैपनिंग्स ऑफ सर्टन कॉन्टिजेंसीज, अगर फिक्स ड्यूरेशन के लिए किया गया हो, मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक हमको साथ में काम करना है, जैसे ही टाइम पीरियड पूरा होगा वैसे ही डिसोल्यूशन हो जाएगा। फिर क्या है? अगर किसी स्पेसिफिक एम के लिए, अगर एक स्पेशल पर्पस हो तुम्हारा कि इस पर्पस के लिए हमने पार्टनरशिप की है, तो जैसे ही वो पर्पस एम कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही द फर्म विल गेट डिसॉल्व्ड। 5th नंबर था डिसोल्यूशन बाय नोटिस, कोई भी पार्टनर नोटिस देके फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। तो दिस वाज द डिसोल्यूशन ऑफ नॉर्मल डिसोल्यूशन। नॉर्मल डिसोल्यूशन इस तरीके से हो सकता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट। अब देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट। डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, बराबर, तो चलिए देख लो। When any partner file a suit for dissolution of a firm of any the following grounds, the court orders to dissolve the firm। तो चलिए देखते हैं। ऐसे तो क्या है कि किसी भी पार्टनर ने अगर कुछ भी ऐसा सूट फाइल किया है, सूट फाइल किया मीन्स ऐसा प्रपोज़ल रखा है या फिर कंप्लेन की है बिजनेस को शट डाउन करने की, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट वन है When any partner becomes of unsound mind। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है पागल हो जाना, दिमाग में कोई भी ढंग का काम नहीं करना, बराबर। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कोर्ट जो है क्या करेगी, फर्म को डिसॉल्व कर देगी। नंबर 2, When a partner becomes permanently incapable of performing his duties as a partner। एज अ पार्टनर वो कोई भी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता हो तो भी फर्म का डिसोल्यूशन कोर्ट कर सकती है। व्हेन अ पार्टनर अंडरटेक्स मिसकंडक्ट अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म और अगेंस्ट बिजनेस ऑफ फर्म, अगर कोई पार्टनर जो है बिजनेस के अगेंस्ट में जाकर बिजनेस के जो मेरिट्स है उनको कंसिडर ना करते हुए बिजनेस के अगेंस्ट में जाकर कोई अगर एक्शन लेता है तो मिसकंडक्ट होती है, तो जिसकी वजह से कोर्ट उसमें इंटरफेरेंस करके डिसॉल्व कर सकती है फर्म को।
फोर्थ नंबर है व्हेन अ पार्टनर विलफुली persistently breaches the partnership agreement, willfully persistently breaches the पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है उसको बार बार उसका जो है ब्रीचिंग हो रहा है। ब्रीचिंग का मतलब उसको मतलब उसका पालन नहीं कर रहे हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, बराबर, उसको बार बार उसको तोड़ना, भंग करना, उसके अगेंस्ट में चले जाना फर्म के, बराबर, एग्रीमेंट के, तो भी उसका डिसोल्यूशन पॉसिबल है। फिफ्थ नंबर when a partner transfers his whole interest in the partnership to a third party without the consent of other partners। तो पार्टनर कभी कभी क्या होता है कि बिना किसी अदर पार्टनर की कंसेंट के, बिना किसी अदर पार्टनर की सुने, उसकी बात से मतलब उनसे सजेशन लिए बिना, उनको बताए बिना अगर अपनी प्रॉपर्टी किसी और थर्ड पार्टी को दे दे तो भी क्या होगा, बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ऐसे टाइम पर जो कोर्ट है इंटरफेयर करेगी, क्योंकि वो बंदा मानने वाला नहीं है। सिक्स नंबर व्हेन अ फर्म कंटिन्यूसली इनकर्स लॉसेस एंड इज अनेबल टू रन अ बिजनेस ड्यू टू लॉस, कंसिस्टेंटली लॉस हो रहा है, बराबर, कंसिस्टेंटली लॉस की वजह से बिजनेस को आगे कैरी ऑन करना इज़ नॉट पॉसिबल, तो भी क्या होगा, कोर्ट उस फर्म को डिसॉल्व कर देगी। सेवन नंबर है when the court finds any other ground to be just and equitable for the dissolution of firm, अगर कोर्ट को लगता है कि एक अच्छे वे में बिजनेस होना चाहिए पर वो बिजनेस नहीं हो रहा है, बराबर, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से कोर्ट इंटरफेरेंस बिजनेस में ले सकती है बिजनेस को डिसॉल्व करने के लिए, फर्म का डिसोल्यूशन करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दीज वर टू मेथड्स टू डिसॉल्व द फर्म। चलिए हम देखते हैं प्रोविजंस। लीगल एंड अदर प्रोविजंस फॉर अकाउंटिंग सेटलमेंट ऑफ डिसोल्यूशन, अकाउंटिंग सेटलमेंट ऑफ डिसोल्यूशन, एक मिनट। तो स्टूडेंट्स लीगल एंड अदर प्रोविजंस, कौन से, लीगल एंड अदर प्रोविजंस फॉर अकाउंटिंग सेटलमेंट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का अकाउंटिंग सेटलमेंट करना हो तो लीगल प्रोविजंस क्या क्या हो सकते हैं। फॉर लॉस ऑफ अ फर्म, तो पहला प्रोविज़न है लॉस के लिए, अगर फर्म का, बिजनेस का, धंधे का लॉस हुआ है तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट द लॉस अराइज्ड इंक्लूडिंग कैपिटल डेफिसिट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इज एग्जीक्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर, अगर लॉस हो जाता है, बहुत बड़ा मेजर लॉस है, तो उसके साथ कैसे डील करेंगे। तो देखिए नंबर वन है फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, अगर मान लो कि भाई जितना भी लॉस हुआ है तो बिज़नेस का जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से लॉस को बेयर करेंगे। तो पे करते 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 सारा प्रॉफिट ख़त्म हो जाता है, फिर भी अगर लायबिलिटी रहती है, फिर भी अगर पे करना बाकी रहेगा, इफ़ देयर इज़ सम अमाउंट टू बी पेड, तो इफ़ प्रॉफिट इज़ नॉट सफिशिएंट देन इट विल बी मेट फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, तो पार्टनर्स का जितना भी कैपिटल लगा होगा उस पार्टनर्स के कैपिटल में से उसको पेमेंट किया जाएगा, और लॉसेस को बेयर करने के लिए, बराबर, जितना भी लॉस हुआ है उस लॉस को बेयर करने के लिए कैपिटल, पार्टनर का जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उसमें से लिया जाएगा। इफ़ कैपिटल इज़ नॉट सफिशिएंट देन ऑल पार्टनर्स वुड डिस्ट्रीब्यूट दिस लॉस इन देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो एंड पे फ्रॉम देयर पर्सनल एसेट एज पर नीड। देखो लॉस का प्रोविज़न क्या है, सबसे पहले तो भाई प्रॉफिट में से ही दे दो, प्रॉफिट अगर पूरा नहीं पड़ता है तो बोले चलिए हम हमारा जितना भी कैपिटल है कैपिटल भी दे देते हैं, कैपिटल दे दिया फिर भी बाकी है तो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में अपना अपना लॉस लो और अपने को जो मर्ज़ी पड़े, जितना भी तुम्हारे पास बेचने लायक कोई चीज़ है उसको बेचो और बेच के अपना जितना भी ड्यू है, अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी है उसका पेमेंट करो, बराबर। तो ये था फॉर अ लॉस ऑफ अ फर्म। सेकंड है लायबिलिटीज़ ऑफ अ फर्म एंड पर्सनल लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स। तो चलिए स्टूडेंट्स इसके बारे में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आज देखते हैं हम लायबिलिटीज़ ऑफ अ फर्म एंड पर्सनल लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स। फर्म की लायबिलिटी और पार्टनर्स की लायबिलिटी का प्रोविज़न क्या होना चाहिए, मतलब बिजनेस
फर्म अगर उसकी लाइबिलिटीज़ है तो उनसे कैसे डील करेंगे, और किसी सिंगल पार्टनर की लाइबिलिटी है तो उसके साथ कैसे डील किया जाएगा। द लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। कोई भी पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड है, मतलब वो जब तक किसी का भी देवा बिजनेस या फर्म से रिलेटेड कोई भी पर्सन हुआ, कोई भी बिजनेस हुआ, अगर वो कंप्लीट नहीं होता है, बराबर, उसका पेमेंट नहीं किया जाता है, तो द लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है उनकी। थर्स फॉर ड्यूज टुवर्ड्स थर्ड पार्टी पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। थर्ड पार्टी के प्रति थर्ड पार्टी का पेमेंट अगर बाकी है, तो उस पेमेंट को करने में इंडिविजुअली और कलेक्टिवली दोनों तरीके से पार्टनर जो है रिस्पॉन्सिबल है। मतलब खुद का तो उसको पेमेंट करना ही है, अगर किसी और का पेमेंट भी बाकी है तो भी पार्टनर को करना पड़ सकता है, बिकॉज द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड। एज per legal provision, asset of the firm are used to discharge the liabilities of the firm. Personal assets of partners are used to discharge their personal liabilities. अगर फर्म की लाइबिलिटीज़ है तो फर्म की एसेट को सेल करके, बराबर, और किसी पार्टनर की लाइबिलिटीज़ है, वो बिजनेस की एसेट को सेल करने के बाद भी अगर वो लाइबिलिटी रहती है तो उसकी पर्सनल एसेट को भी सेल करके उसकी लाइबिलिटी को पे किया जा सकता है। मतलब अगर धंधा है, धंधे में बहुत बड़ा लॉस है, धंधे की सारी चीज़ें तुमने बेच डाली है, फिर भी तुम्हारा लाइबिलिटी, तुम्हारा देवा ख़त्म नहीं हुआ, तो घर की चीज़ें भी बेच के तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। मीन्स द पार्टनर इज़ रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली। इंडिविजुअल मतलब खुद का देवा तो ठीक है, अगर किसी और का देवा भी बाकी है तो उसको उसका भी पेमेंट करना पड़ेगा फ्रॉम हिज पर्सनल असेट्स। बिजनेस की असेट्स अगर ख़त्म हो गई है पेमेंट करते करते, तो उसकी पर्सनल असेट की बारी भी आ सकती है। सिंस द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड, आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ पर्सनल लाइबिलिटी फ्रॉम पर्सनल असेट, सरप्लस कैन बी यूज टू पे द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। उसकी पर्सनल लाइबिलिटी अगर पार्टनर की है, बराबर, उसको पेमेंट कर देते हैं, फिर भी अगर उसकी एसेट, उसकी प्रॉपर्टी बचती है, तो जो बची हुई प्रॉपर्टी है उसकी बिजनेस की लाइबिलिटी होगी, तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, अगर धंधा है, उसकी लाइबिलिटी है, तो वो तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। खुद की पर्सनल लाइबिलिटी है तो चलिए ठीक है, तुम अपने हिसाब से पेमेंट कर लो। तुम्हारा खुद का पेमेंट पूरा हो गया पर बिज़नेस की लाइबिलिटी अभी भी बाकी है, तो तुम्हारे घर पे जो भी बसाया हुआ पड़ा है वो सब कुछ बेच बाच के बिज़नेस की जो लाइबिलिटी है उसको चुकाना पड़ेगा, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आता है पार्टनर्स लोन टू फर्म। At the time of dissolution, first of all, the dissolution expenses and then liability of the firm are paid from the realization of asset of the firm. Then the surplus, the loan of partner is redeemed. After making the payment of firm's liabilities, the available surplus is insufficient to return back the loan of more than one partner. Nothing can be recovered from partners. In this case, the loan of these partners is redeemed in their loan proportion. सिंपल भाषा में सब कुछ पेमेंट कर दिया, सब कुछ मतलब डिसोल्यूशन एक्सपेंस पहले पेमेंट करते हैं, थर्ड पार्टी का पेमेंट किया जाता है। थर्ड पार्टी का पेमेंट बहुत ज़रूरी है, अंदर ही अंदर के लोगों का बाद में पेमेंट कर सकते हैं। ये डिसोल्यूशन एक्सपेंस और थर्ड पार्टी का पेमेंट करने के बाद अगर मान लो पार्टनर की लोन है, मतलब जितने भी पार्टनर्स है, कैपिटल के साथ साथ में किसी ने बिजनेस को लोन भी दिए, तो बिज़नेस को लोन दी मतलब थर्ड पार्टी जैसा ही हुआ ना, किसी और से लोन लो या खुद के पार्टनर से ही लोन लो, लोन होती है, बराबर। अगर मान लो कि किसी भी पार्टनर के पास कोई पैसा नहीं बचा है, जिस पार्टनर ने लोन दी उसको पेमेंट करने के लिए, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, वो प्रोपोर्शनेट हो जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पार्टनर्स की लोन का पेमेंट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ ऑल दिस पॉइंट्स। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर एज वेल एज योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। इस चैप्टर में से सिर्फ थियरी के क्वेश्चंस आते हैं, थियरी आती है, बराबर। तो जितना भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ
विदाउट स्किपिंग अ सिंगल क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करता है। क्या पता वही क्वेश्चन जो आपने स्किप किया वही बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछा जाए, बराबर। तो कुछ भी स्किप किए बिना शांति से जितना आपको बताया है उतना अच्छे से आपको राइट करना है एंड लर्न बाय हार्ट, और उनको लिखकर याद करना है, बराबर। तो अच्छे से कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, stay home, stay safe, take very good care of yourself and keep smiling.